वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लखन माली फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने यहाँ संस्कृत शिक्षण विधियाँ स्टार्ट की हैं और इसमें हमने आपको कुछ वीडियो अपलोड किए हैं। जो भी रीट के विद्यार्थी हैं हमारे चैनल पे आप ये अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और जिनको भी पीडीएफ नोट्स चाहिए वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इसमें हम स्क्रीन पर शो कर देंगे, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं लेखन कौशल की। इससे पहले हमने 3 कौशल आपको बताए थे अच्छे से। उनमें कोई दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आज हम बताने वाले हैं लेखन कौशल। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं, हम एक एक बिंदु को समझते हैं। लेखन कौशल के बारे में अभी सामान्य सी जानकारी हमने आपको बताई थी। कुल मिला के हमारा ये है कि लेखन कौशल को हम कैसे विकसित कर सकते हैं, बच्चों में लेखन कौशल कैसे अच्छा हो सकता है, कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनसे हम लेखन कौशल को बहुत अच्छा बना सकते हैं, इनमें से कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, और इससे पहले भी जो प्रश्न आए थे उनकी भी यहाँ पर आपको बताया। जो प्रश्न पहले आ चुके हैं उनका भी जिक्र यहाँ पर किया जाएगा, उनको इसी में शामिल कर दिया है हमने। तो उन सभी विधियों को हम समझेंगे। इसके अलावा जो भी इसके संबंध में जो फैक्ट होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो लेखन कौशल का मतलब हो गया कि अपने विचारों या भावों को लिपिबद्ध कर देना। ठीक है, अब देखो इसमें हम सबसे पहले एक एक बिंदु को देख लेते हैं। पहला बिंदु है इसमें, देखो भाषा को लिपिबद्ध करना ही लेखन है। कोई इसमें खास बात नहीं है, कोई भी भाषा है, चाहे वो हम संस्कृत की बात कर लें तो संस्कृत के अंदर जैसे मान लो कि हमारा राम शब्द रूप है। अब राम जो शब्द रूप है इसको हम जब लिपिबद्ध कर देंगे, ठीक है, जैसे हमने लिख दिया राम है रामऊ, हमने इसको लिपिबद्ध कर दिया। ठीक है, अब ये लिपिबद्ध हो गया तो ये हमारी क्या होगा, लेखन हो गया। ठीक, क्योंकि हम याद बहुत सारी चीज़ों को कर लेते हैं लेकिन आखिर उनको कब तक याद कर रखेंगे, तो उसको हम स्थायी रूप देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लेखन की आवश्यकता पड़ती है। उसको हमें लिखना पड़ता है, उसको लिपिबद्ध करना पड़ता है। दूसरी पंक्ति में देखिए क्या है, भाषा के स्वरूप स्थायित्व प्रदान किया जाता है। यानी भाषा के स्वरूप को स्थायित्व प्रदान किया जाता है। स्थायित्व प्रदान किया जाता है किससे किया जाता है दोस्तों, लेखन से। यानी लेखन के माध्यम से हमने अभी अभी कहा आपसे, कोई भी भाषा है उस भाषा के स्वरूप को हम स्थायित्व प्रदान करते हैं, यानी कि वो परमानेंट हो जाता है। आपको पता है लाखों करोड़ों हजारों वर्ष पहले का लिखा हुआ आज है। यानी पहले क्या होता था, कैसा समाज होता था, कैसे लोग होते थे, ठीक है, क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसा व्यवहार करते थे, कैसा समाज हुआ करता था, वो सब कुछ आज लिखा हुआ है, इतिहास में है। तब तो हम जान पा रहे हैं। मान लो वो लिखा हुआ नहीं होता तो जो जानने वाले लोग थे, जिनको याद था, वो तो सब कब के चल बसे। तो फिर हम कैसे जान पाते कि 1000 साल पहले ऐसा हुआ करता था। अब जैसे हमारे देश में अंग्रेज आए थे, वो कैसा कैसा उन्होंने किया था, क्या क्या उन्होंने किया था, वो सब लिखा हुआ है, तब हम जान पा रहे हैं। नहीं तो कैसे जानते हम, बताइए। इसलिए लेखन से स्थायित्व ज्ञान प्राप्त होता है, यानी स्थायित्व प्रदान किया जाता है। इसके बाद में आगे देखते हैं, और इसमें जो भी महत्वपूर्ण रहेगा एक एक बिंदु को हम एक एक बिंदु के हिसाब से समझ रहे हैं। अब देखो आगे हम हमारी इसमें एक विशेष पंक्ति है, अक्षर शब्द वाक्य के स्वरूप का ज्ञान। यानी कि कह रहे हैं कि सबसे पहले हम अक्षर स्वरूप का ज्ञान इसमें बच्चों को करवाएं। अक्षर स्वरूप, ठीक है, यानी अक्षर का ज्ञान करवाएंगे। अक्षर के बाद में हम उनको शब्द का ज्ञान करवाएं, उसके बाद में हम उनको वाक्य सिखाएं। ठीक है, ये एक प्रोसेस होती है हमारी। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले हम अक्षर का ज्ञान करवाएंगे। अक्षर जैसे कोई भी हो सकता है, जैसे क है आपका, ख अक्षर हो गया आपका, ठीक है, कोई भी अक्षर है, उन अक्षर का ज्ञान हम करवा रहे हैं बच्चों को। उसके बाद में हम शब्द का ज्ञान करवाएंगे। अक्षरों को मिला करके हम शब्द बना लेंगे। जैसे हमने के और मैं और ले मिला लिया, ठीक है, जैसे हमने 3 अक्षर हैं हमारे सामने और तीनों अक्षरों को मिलाकर हम एक शब्द बना लेंगे। जैसे क है और एक मैं है और एक ले है, ये 3 वर्ण हैं हमारे या 3 अक्षर हैं। इन 3 अक्षरों को जब मिलाएंगे तो कमल, यानी क में ल, कमल बन जाता है आपका। अब कमल जो है ये हमारा शब्द है। अब इसी शब्द से हम वाक्य बना लेंगे। ठीक, ये हमारी प्रोसेस है और इसी प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। तो बच्चों को हमें इसी के हिसाब से सिखाना पड़ता है। ठीक है, और धीरे धीरे वो लेखन की तरफ चले जाते हैं, यानी उनका अच्छा हो सकता है। यानी कि लेखन का विकास हम धीरे धीरे उनका कर सकते हैं। सबसे पहले उनको हम क्या, अक्षरों के बारे में बताएंगे, अक्षरों की लेखन क्रिया कैसे होती है, उनको कैसे लिखते हैं। शब्द के बारे में बताएंगे, फिर वाक्य बताएंगे। अब देखो आगे आगे लिखते हैं, देखिए यहाँ पर आगे लिखते हैं दोस्तों, देखिए
पढ़े हुए विषय को लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। आपने जो भी कुछ पढ़ा हुआ है किसी भी विषय में, उसको आप क्या करना चाहते हैं, लिखित रूप में अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए लेखन कौशल अच्छा होना चाहिए, यानी लेखन की आवश्यकता पड़ेगी आपको। हमने कहा कि भाई आप कितने दिनों तक याद रख पाओगे अपने भावों और विचारों को, जो भी कुछ आपके मन में चल रहा है, ठीक है। जैसे कविताएं लिखते हैं, कोई गीत लिखते हैं, कोई कुछ भी लिखता है, तो ये भाव हैं। अब वो भाव समय परिस्थिति स्थान के हिसाब से कभी कभी अपने आप ही आते हैं, उनको आप लिख दो, वो स्थायी रूप धारण कर लेंगे। क्योंकि दिमाग में जो हमारे भाव आते हैं, मस्तिष्क में जो भाव चलते रहते हैं, ये तो चलायमान होते हैं, हमेशा परिवर्तनशील होते रहते हैं। कभी कुछ सोचता रहता है, कभी कुछ विचार आ जाते हैं, कभी कुछ विचार आ जाते हैं, आते रहते हैं, चले जाते हैं। तो उनको आप लिख दो तो स्थायी हो जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि पढ़े हुए विषय को, जो भी कुछ आपने पढ़ा है, ठीक है, उसको आप लिखित रूप में अभिव्यक्त कर दें। आगे देखते हैं, आगे लिखते हैं कि छात्रों का सुलेख शैली और अभिव्यक्ति निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा ही जांची जा सकती है। दोस्तों आपने कोई भी एग्जाम दी होगी जिसमें आपके निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब निबंधात्मक प्रश्न में आपको ज़्यादा लिखना होता है, ठीक है ना। निबंधात्मक प्रश्न में आपको लगभग 400-500 शब्द के लगभग लिखना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि आपकी विशेष रूप से यहाँ सुलेख शैली जांची जाती है और एक अभिव्यक्ति आपकी देखी जाती है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि आपका लेख कैसा है, इसमें हम देखते हैं कि आपका सुलेख कैसा है, आपने किस प्रकार से वर्णों को बनाया है, शब्दों को कैसे लिखा है आपने, उनके अंदर कैसा गैप है, तो ये सारी चीज़ इसमें हम देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं आपकी अभिव्यक्ति कैसी है, आपने अपने विचारों को कैसे व्यक्त किया है, ठीक है, उससे हमें पता लग जाता है। तो कुल मिला के इसमें हम छात्रों की सुलेख शैली और अभिव्यक्ति निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा ही हम जांच सकते हैं। अब मान लो हम दोनों चीज़ जांचना चाहते हैं, बच्चों की सुलेख शैली भी हम देखना चाहते हैं और उनकी अभिव्यक्ति भी हम देखना चाहते हैं। तो हम देखिए बिना लेखन के कैसे हम ये जाँच सकते हैं। हाँ, आप अभिव्यक्ति तो फिर भी जाँच सकते हो, लेकिन आप सुलेख शैली बिना लिखे कैसे जांच सकते हो, वो तो उनको लेखन करना पड़ेगा, तभी हम उनको जांच सकेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाता है बिंदु। अब अगला बिंदु देखते हैं। अब देखो दोस्तों, अगला बिंदु है हमारा लेखन कला का विद्यालयों में अत्यधिक महत्व है। बिल्कुल सही बात है। जो लेखन कला है उसका सबसे ज़्यादा महत्व की हम बात करें तो विद्यालयों के अंदर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आवश्यकता वहाँ पर पड़ती है। जैसे आप होमवर्क करते हैं, आप क्लास वर्क करते हैं, कुछ भी काम गुरुजी ने आपसे करवाने को दिया है, कुछ भी आपको काम दिया है लिखने के लिए, कोई प्रतियोगिता हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो लेखन का सबसे ज़्यादा महत्व भी विद्यालयों के अंदर ही होता है। आप घर चले जाते हैं फिर भी आप होमवर्क करते हैं, तो वो भी स्कूल का ही है, स्कूल से ही जुड़ा हुआ है, ऐसे करके। तो इसका मतलब हो गया कि सबसे ज़्यादा काम हम लेखन का वहीं करते हैं। बालक अपने भावों को व्यक्त करने में समर्थ होता है। बिल्कुल, हमने कहा कि भाई जैसे आपके अंदर कोई भाव उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, कोई भी विचार आपके अंदर आ रहे हैं, अच्छे बुरे जो भी है, तो उसको हम लिख देते हैं, तो वो स्थायी रूप धारण कर लेते हैं। तो इसमें लिखते हैं कि बालक अपने भावों को व्यक्त करने में समर्थ होता है। किससे? लेखन कला से, यानी लेखन कौशल में ये आपकी चीज़ें आती हैं। तो बालक अपने भावों को व्यक्त करेगा लिख करके। आगे लिखते हैं, सभी भाषा कौशलों में कठिनतम कौशल माना जाता है भैया ये। हमारे जो 4 कौशल हैं, हमने आपको 4 कौशलों का क्रम बताया था, SBPL, ये हमारा कौशलों का क्रम है। बार बार आपको हम बताते हैं ये क्रम है आपका। S का मतलब श्रवण कौशल, B का मतलब भाषण कौशल, P का मतलब पठन कौशल और L का मतलब लेखन कौशल। तो इनमें बताते हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण है वो हमारा जो कौशल है वो है लेखन कौशल, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। ये हमारा सबसे कठिनतम माना जाता है, कठिन कौशल है लेखन कौशल, ठीक है ना। देखिए, तो अब हम आगे देखते हैं, अब कठिनतम कौशल क्यों है, चलिए हम आपसे ही पूछते हैं, फिर हम आपको बाद में बताएंगे। हमने बता दिया कि सभी कौशलों में कठिनतम कौशल आपका कौन सा माना जाता है? लेखन कौशल। तो आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि भाई ये क्यों है, आखिर कठिन इसको क्यों मानते हैं? तो आप अपने सुझाव और उत्तर के रूप में हमें कमेंट करें। आप कमेंट में हमें बताइए कि आखिर इसको क्यों मानते हैं, ठीक है ना। तब हमें पता लगेगा भाई आप पूरा सुन रहे हैं और अच्छे से देख रहे हैं। चलिए, अब इसमें आगे जो फैक्ट हैं वो बहुत ही मोस्ट हैं, उनको एक बार अच्छे से समझ लेना है और याद भी रख लेना है। देखिए, अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं फ्रॉवेल के अनुसार जो कौशल क्रम है वो क्या है, ठीक है। एक बार आप देख लेना, जो फ्रॉवेल ने बताया है कि उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले पठन और कौशल, इन्होंने बताया कि पठन और लेखन करवाएं, यानी पहले पठन और उसके बाद में लेखन करवाएं। और जो हमारा सामान्य है वो है ये श्रवण, भाषण, पठन, लेखन। उसके बाद में मोंटेसोरी के अनुसार जो कौशलों का क्रम है वो इस प्रकार उन्होंने बताया कि पहले लेखन करवाओ फिर पठन करवाओ,
ठीक है। इन्होंने कहा कि पहले लेखन और उसके बाद में पठन होना चाहिए, बाकी जो आपके बस जाते हैं वो क्रम उनका सेम रहेगा। इसके बाद में है सरयू प्रसाद के अनुसार दोनों साथ साथ में करवाने चाहिए, मतलब पठन और लेखन। विशेष बात केवल पठन और लेखन की है यहाँ पर, ठीक है, तीनों में। तो जैसे फ्रॉवेल ने तो कहा कि पठन और लेखन में सबसे पहले पठन करवाना चाहिए फिर लेखन करवाना चाहिए, बाकी तो दो तो है ही सेम जो सामान्य रूप से हम जानते हैं। उसके बाद में मॉन्टेसरी ने कहा कि इसमें लेखन पहले होना चाहिए फिर पठन करवाना चाहिए, ठीक। उसके बाद में सरयू प्रसाद ने कहा कि भाई दोनों साथ साथ में करवाने चाहिए, यानी कि पढ़ना और लिखना दोनों साथ में सिखाना चाहिए। ये एक फैक्ट हैं तीनों के, ये मोस्ट फैक्ट हैं, आप इनको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात की, सामान्य जानकारी हमारे लेखन कौशल से संबंधित थी। अब हम बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मोस्ट फैक्ट हम कह सकते हैं, जहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है, ठीक, लेखन कौशल की विधियाँ। अब हम जानेंगे लेखन कौशल की कौन कौन सी विधियां हैं। चलिए एक एक विधि को हम अच्छे से समझ लेते हैं, एक एक को अच्छे से व्याख्या के साथ में जानेंगे, व्यवहारिक तरीका से आपको प्रैक्टिकली बताएंगे। तो देखिए यहाँ आपको लिखा है लेखन कौशल की विधियां, ठीक है। तो लेखन कौशल की विधियां हम एक एक को समझेंगे। सबसे पहली विधि हम देखते हैं, सबसे पहले हमारी विधि है, यहाँ देखिए, रूपरेखानुकरण विधि। रूपरेखा अनुकरण विधि, या फिर हम इसको कह सकते हैं अक्षर स्वरूपानुकरण विधि। अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि इसको हम कह सकते हैं। अब इसको कैसे हम समझेंगे भाई, क्या होती है आखिर ये, या फिर हम कह सकते हैं कि इसको हम ट्रेसिंग मेथड भी कह सकते हैं। आपके सामने आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि लेखन कौशल से संबंधित है, तो आपको बताना होगा रूपरेखा अनुकरण विधि। इसमें हमने 10-11 विधियां बताई हैं, ये आपको ध्यान में रखनी होंगी। कौन सी विधि लेखन से संबंधित है, कौन सी पठन से संबंधित है, कौन सी विधि आपकी श्रवण से संबंधित है, कौन सी विधि आपकी भाषण से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बता रहे हैं आपको रूपरेखा अनुकरण विधि क्या होती है, ट्रेसिंग मेथड इसको कहते हैं। देखो हम बच्चों को ट्रेस करके सिखाते हैं। जैसे आपने छोटे बच्चों की किताबों में देखा, जो वर्ण होते हैं अक्षर, उनको ट्रेस करके बनाया जाता है, फिर बच्चा उन पर उंगली फेर करके उसको पूरा करता है। जैसे एक उदाहरण आपको बताते हैं हम, देखो जैसे कि हमें एक वर्ण है जिसको हम ट्रेस कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए ऐसे हम ट्रेसिंग करके बताते हैं, ऐसे, ठीक है। अब ट्रेसिंग वर्ण बता रहे हैं एक आपको, ऐसे आपको एक ट्रेसिंग का हमने एक वर्ण बताया। जैसे इसको ट्रेस कर देते हैं, ऐसे एक लाइन लाइन कर देते हैं। अब इसको हमने लाइन कर दिया, ऐसे ट्रेस कर दिया इसको, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, बच्चा इस पर ऐसे करके उनको जितनी भी लाइन हमने की है उनको सबको जोड़ देगा, ऐसे ऐसे बना देगा एक, ठीक है ना, ऐसे कर देगा एक, फिर आपका वर्ण बन जाएगा ऐसे। इसको कहते हैं रूपरेखानुकरण या अक्षर स्वरूपानुकरण विधि, ठीक है ना। अब इसमें कोई खास बात नहीं है, एक उदाहरण आपको और हम बता देते हैं भाई। कोई भी वर्ण आप ले सकते हैं, उसमें आपको ट्रेसिंग करनी है बस। जैसे आप इसमें ये है आपका ले है, ठीक है, इसमें आपको ट्रेसिंग करनी है, ऐसे ऐसे ट्रेस करना है इसमें, ठीक है। ऐसे आपको ट्रेस कर दिया आपने। अब इसको आपको मिलाना है, बच्चे इस पर आपको पूरे ये कर देंगे, ऐसे लाइनिंग कर देंगे ऐसे, और ये आपका पूरा अक्षर बन जाएगा ऐसे। ऐसे है ये, कुल मिला के आप समझ गए, ठीक है। ऐसे ट्रेस करते हैं इसको। तो हमें लगता है कि भाई आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको हम कहते हैं ट्रेसिंग मेथड। तो छोटे बच्चों को हम इस आधार पर लेखन सिखाते हैं, चाहे वो आप स्लेट में सिखाइए, चाहे कॉपी में सिखाइए, चाहे बोर्ड पर सिखाइए, किसी पर भी सिखाइए, आप ट्रेस करके बिंदु बिंदु कर दो, डॉट डॉट करके, और कोई भी वर्ण सिखाना तो उसको डॉट डॉट बना दो, फिर सारे डॉटों को बच्चा जोड़ देगा, बस उसी से वो सीख जाएगा। अगली विधि है हमारी, देखो अनुकरण विधि। कौन सी है, अनुकरण विधि। अनुकरण विधि जो है उसको हम स्वतंत्र अनुकरण विधि भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसको समझो आप। देखो विधियों के नाम तो याद रखने ही है, फिर उनको आपको समझना भी है कि भाई आखिर होती क्या है विधि, इसमें होता क्या है। तो अनुकरण विधि में क्या होता है, अध्यापक लिखता है, फिर बच्चे उनके नीचे लिखते हैं। आपने देखा होगा, जैसे मान लो स्लेट है, अब स्लेट पर बच्चा काम लेके जाता है कि गुरुजी मुझे काम दे दो, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। तो आपने बच्चों को काम दे दिया कि चल बेटा तू ऐसा है, ये अ से अनार वाला बना, ठीक है, अ से अनार और आ से आम, ये बना कर ला, और हम इसे लाइन कर देते हैं, गुरुजी लाइन खींच देते हैं ऐसे, चल जा काम करके ला। अब बच्चा इसको देखेगा, ए को, फिर यहाँ लिखेगा, ए को देख करके इस जगह, आ को देखेगा यहाँ लिखेगा, फिर ऐसे यहाँ लिखेगा, ऐसे लिखेगा। कहने का मतलब हो गया कि स्वतंत्र अनुकरण करेगा वो, यानी अध्यापक जैसा लिखता है फिर बच्चे उनके नीचे वैसा ही लिखते हैं, तो इसके नीचे वो ऐसा ही लिखेगा। ऐसा ही हम कॉफ़ी में काम देते हैं। तो सिंपल है, इसको हम कहते हैं अनुकरण विधि या स्वतंत्रानुकरण विधि। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया,
ठीक है ना। इसमें कोई और ज़्यादा खास बात नहीं, हमने एकदम सरल तरीका से बताया है, इसीलिए हम आपको प्रैक्टिकली बता रहे हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए और आपको दिक्कत नहीं आए। तो हम इनको बच्चों पर अप्लाई भी कर सकते हैं, इन सभी विधियों के माध्यम से हम बहुत अच्छे से विकास उनमें कर सकते हैं। चलो अगली विधि देखते हैं। अगली विधि है हमारी संश्लेषणात्मक विधि। इस संश्लेषणात्मक विधि को हम रेखा विधि भी कहते हैं, ठीक, रेखा विधि। अब मान लो आ गया कि रेखा विधि क्या है, तो संश्लेषणात्मक विधि हमारी रेखा विधि है। रेखा विधि संबंधित है तो आपके लेखन कौशल से संबंधित है, कहीं से भी कोई प्रश्न आपका बन सकता है, साथ साथ में आप जानते देख, तो साथ साथ में आप ये देखते चलें कि, तो दोस्तों साथ साथ में आप ये भी देखते चलें कि ये प्रश्न आपका यहाँ से ऐसे बन सकता है, आप यहाँ से इस प्रकार से प्रश्न बना सकते हैं, जो भी है। आगे देखते हैं। तो आगे देखिए बच्चों, यहाँ हम आपको समझाते हैं कि संश्लेषणात्मक विधि या रेखा विधि क्या होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, पहले रेखाओं का अभ्यास किया जाता है, फिर उसके बाद में रेखाओं से वर्ण रचना होती है, ठीक है। हमने एक लाइन इसलिए लिखी है कि जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यानी कि सबसे पहले हम रेखाओं का अभ्यास करवाते हैं बच्चों के लिए। जैसे मान लो कि आपको ए सिखाना है, ये वाला वर्ण आपको बच्चों को सिखाना है मान लीजिए, तो इसमें हम पहले रेखाओं का अभ्यास बच्चों को करवाएंगे। जैसे हम बच्चों को पहले इसका अभ्यास करवाएंगे, एक रेखा खींचने का, ऐसे इसका अभ्यास आप करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ऐसे एक डंडे का अभ्यास करवाएंगे। उसके बाद में हम कहेंगे भाई एक चूल्हा ऐसे बनाइए आप, एक चूल्हा ऐसे बनाइए आप, ऐसे उनको हम एक एक उनका अभ्यास करवाते हैं। फिर एक ऐसे अभ्यास करवा दिया आपने, उसके बाद में ऐसा अभ्यास करवा दिया आपने, ऐसा करवा दिया, फिर आपने एक चूल्हा ऐसे बनवा दिया उससे कि एक चूल्हा और बनाओ। अब इन सबको जोड़ने का आपको बताएंगे, उनको इनको जोड़ना बताएंगे आप। यानी पहले रेखाओं का अभ्यास करवा लिया, उसके बाद में रेखाओं से वर्ण रचना करवा लेंगे हम। बच्चे मान लो ऐसे लाइन खींचना सीख गया तो ये भी कम बात नहीं है, उसके बाद में ऐसे लाइन खींचना सीख गया तो ये भी कम बात नहीं है, ऐसे सीख गया तो ये भी कम नहीं है। बच्चा सीखने की तरफ जा रहा है। अब ये चूल्हे हैं तो उनसे कहा कि एक चूल्हे को यहाँ बना दो, आप एक चूल्हा यहाँ बना दो, बन गया आपका ऐसे अनार वाला। ऐसे हम बच्चों को सिखा सकते हैं। तो इस विधि को हम कहते हैं संश्लेषणात्मक विधि, यानी दूसरा नाम है रेखा विधि। तो इसमें सबसे पहले रेखाओं का अभ्यास करवाएंगे, उसके बाद में हम उन्हीं रेखाओं से उनको वर्ण बताएंगे। इसके बाद में अगली विधि है आपकी बहुत ही फेमस विधि है जेका-टॉन्ट विधि। जेका-टॉन्ट विधि, इसको हम जेका-टॉन्ट विधि में से प्रश्न कई बार आया हुआ है दोस्तों, अच्छे से देख लो। जेका-टॉन्ट विधि को अन्य किस नाम से जानते हैं, या जेका-टॉन्ट विधि है, ठीक है, किससे संबंधित, लेखन कौशल से संबंधित है। अब जेका-टॉन्ट विधि को हम दृष्ट लेखन विधि भी कहते हैं, या अनुलेख विधि भी कहते हैं, या देखो और लिखो विधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखो और लिखो, यानी उसमें कोई जैसे गुरुजी ने कुछ काम दे दिया, बच्चों से कह दिया कि राम घर जाता है, अब इसको देखना है और देख करके लिखते जाओ फटाफट। या बोर्ड पर दे दिया, कहीं भी दे दिया, तो बच्चे उसको देख करके जैसा का जैसा लिख देंगे, ठीक है। तो देखो और लिखो विधि, देखो फिर लिख दो, बस दृष्ट लेखन या अनुलेख विधि कह सकते हैं। यानी उसमें जैसा लिखा है वैसा उसका अनुलेख करना है हमें, ठीक है। इसके बाद में हमारी अगली विधि है श्रुत लेख विधि। ये भी हमारी लेखन से संबंधित है। तो श्रुत लेख विधि में क्या होता है, हम बच्चों को बोलते हैं, बच्चे सुन करके लिखते हैं। तो श्रुत लेख विधि का मतलब हो गया सुन करके लिखना। हमने कहा कि चलो बच्चों लिखो, सभी बैठ जाइए दूर दूर और हम बोलेंगे और आप लिखना। फिर शिक्षक जो है उनकी लिखे हुए को चेक करता है, कुछ भी अशुद्ध होता है तो उसको बताता है, उनको समझाता है कि भाई आपने ये गलत लिखा है, फिर उसमें करेक्शन बताता है। ऐसे बच्चा लिखना भी सीखता है, उनमें कंपटीशन भी रहता है और उनको आनंद भी आता है, ठीक है ना। तो हमने कहा कि लिखो बच्चों, भारत मेरा देश है, हम सभी भारत के निवासी हैं। ऐसे जो भी है, कोई भी लाइन वो बोल रहा है, कोई भी पैराग्राफ बता रहा है, तो बच्चे लिख रहे हैं। इसको कहते हैं श्रुत लेख विधि। अगली विधि है हमारी, देखो अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में आपका सेम उसी प्रकार से होता है जैसे आपको पहले ही बताया जेका-टॉन्ट विधि में। उसमें आपको क्या बताया, हमने कहा कि भाई उसमें देखो और लिखो, तो इसमें भी लगभग वही रहता है, अनुकरण करना होता है। जैसे टीचर ने कोई लाइन दे दी आपके लिए, बच्चा उसका अनुकरण करेगा, सेम वैसा का वैसा लिख देगा, ठीक है ना, ऐसा रहता है। अगली विधि है आपकी प्रतिलेख विधि। अब प्रतिलेख विधि उसको हम सर्वश्रेष्ठ विधियों में मानते हैं। हमारी जो सर्वश्रेष्ठ विधियाँ हैं, इसमें एक विधि और है, उनके अंदर इसको मानते हैं प्रतिलेख विधि को। इसमें होता है, इससे हम सुलेख विधि या सुंदर लेख विधि भी कहते हैं, क्योंकि सुलेख या सुंदर लेख जो है इसका सबसे ज़्यादा महत्व आपका लेखन में ही है। अब लेखन के अंदर हम सबसे पहले वर्णों की बनावट देखेंगे, आपने कैसा लिखा है उसको देखा जाता है, आपके फिर विचार कैसे व्यक्त आपने किए हैं वो देखा जाता है। बस दो ही चीज़ मेन होती हैं जो आपकी इसमें देखी जाती हैं।
तो आपकी प्रतिलेख विधि है और एक चित्रलेख विधि है, आपकी चित्र विधि और है आपकी, ये मोस्ट विधियों में मानते हैं इनको, या फिर हम कह सकते हैं कि भी इनको हम सर्वश्रेष्ठ विधि मानते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो प्रतिलेख विधि में आपको समझ लेना है कि इसे सुलेख या सुंदरलेख विधि कहते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे सुलेख या सुंदरलेख विधि क्या होता है। आपको प्रतिलेख करना है बस, जैसे कोई भी पैराग्राफ है, गुरुजी ने कहा कि एक पैराग्राफ आपको रोज लिखना है, यानी पैराग्राफ आप कहीं से भी देख करके उसको प्रतिलेख करेंगे सेम टू सेम, ठीक है। ये है, आगे है देखो मॉन्टेसरी विधि। अब मॉन्टेसरी विधि में क्या होता है, देखिए मॉन्टेसरी विधि सबसे मोस्ट विधि है, ठीक। मॉन्टेसरी विधि में क्या क्या होता है वो आप समझ लो, यहाँ से कहीं से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। देखो इसमें है 3 वर्ष के बाद बालकों को वर्ण सिखाने का समर्थन है, यानी जो मॉन्टेसरी विधि है वो ये कहती है कि 3 वर्ष के बाद ही बालकों को वर्ण सिखाए जाएं भाई, उससे पहले वर्ण सिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बात तो सही है भाई, 3 साल से पहले का बच्चा क्या लिखना सीखेगा। हाँ, बोलना सिखाइए, उनके श्रवण कौशल को विकसित करिए, भाषण कौशल को विकसित करिए, उसके बाद में सिखाइए आप, ठीक है। श्रवण हो गया, ठीक है, उसके बाद में आपका भाषण हो गया, फिर पठन हो गया, लेखन तो लास्ट में है। लेकिन ये समय बता रहे हैं कि भाई 3 वर्ष के बाद में ही आप उनको ये सिखाएं, वर्ण सिखाने का काम वो उन्होंने 3 वर्ष के बाद ही बालकों को वर्ण सिखाने की बात कही है। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है कि मॉन्टेसरी विधि से संबंधित कथन है, तो ये कथन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। एक हो गया 3 वर्ष के बाद बालक को वर्ण सिखाने का समर्थन। इसके बाद में है आँख, कान और हस्त संचालन के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है इसमें, यानी जो मॉन्टेसरी विधि है वो विशेष रूप से बालक के आँख, कान और हाथ संचालन के प्रशिक्षण पर बल देती है, कि कहती है कि भाई बालक की आँखों का प्रशिक्षण करवाएं, मतलब आँखों का क्या काम है, ठीक है, आँखों की प्रैक्टिस उनसे करवाएं। इसके अलावा कान अच्छे से बच्चे सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं, या बच्चों का हस्त संचालन कैसा हो रहा है, जैसे कोई लिखना है, कोई वर्ण बनाना है तो हाथों का संचालन आप खुद करवाएं या तो, ठीक है, उनका धीरे धीरे प्रशिक्षणों में देना होता है। तो कुल मिला के इसमें हम कह सकते हैं कि भी इंद्रियों के प्रशिक्षण पर जोर दिया जाता है, किसमें, मॉन्टेसरी विधि में। ये भी इसमें कथन आपको ध्यान रखना है। आगे कहते हैं कि लकड़ी या गत्ते पर बने अक्षर बालक को देते हैं इसमें, यानी कि कोई भी जैसे लकड़ी के गत्ते, मतलब लकड़ी या गत्ते के कुछ अक्षर बने हुए होते हैं, लकड़ी या गत्ते के अक्षर बने हुए होते हैं, उन अक्षरों को बालकों को हम देते हैं, ठीक। कैसे बने होते हैं देखो एक बार हम बताते हैं आपको, देखिए एक बार अच्छे से और क्लियर करके बता देते हैं। हम मॉन्टेसरी विधि की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो जैसे इसमें हम आपको बताया हमने कि इसमें क्या होता है, लकड़ी या गत्ते पर बने अक्षर बालक को हम देते हैं, जैसे इसमें मोटे मोटे अक्षर बने होते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे मोटे मोटे अक्षर इसमें बने होते हैं ऐसे, ये तो हम आपको ऐसे ही बता रहे, देखो इस तरीक़ा के मोटे मोटे अक्षर इसमें बने हुए होते हैं ऐसे। अब ये लकड़ी या गत्ते के बने होते हैं, अब इनको हम बच्चों को देते हैं तो बच्चे उनको अच्छे से पकड़ के देख लेते हैं, यानी उनको अच्छा लगता है, ठीक है, ये वर्ण, और वो सीख भी जाते हैं, यानी महसूस कर लेते हैं कि भाई ये कै है। आंख बंद करके भी बता सकते हैं भाई ये कै कबूतर वाला है, ये अ से अनार वाला है, आ से आम वाला है। तो ऐसे लकड़ी या गत्ते के अक्षर बने हुए होते हैं। तो ये सब बातें जो है मॉन्टेसरी विधि से संबंधित हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। आगे देखते हैं, अगली विधि है चित्र विधि। चित्र विधि भी बहुत ही मोस्ट विधि है, इसको भी हम सर्वश्रेष्ठ विधि मानते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ विधि की बात आती है तो प्रतिलेख और चित्र विधि मानी जाती है। अब देखो चित्र विधि में होता क्या है, ऐसा इसमें इतिहास में भी हम देखते हैं कि लिपि का जो विकास है वो चित्रों के माध्यम से ही हुआ है। आप इतिहास में देखेंगे तो ये आपको जानकारी मिलेगी कि जो हमारी लिपि का विकास हुआ है वो चित्रों के माध्यम से हुआ है, ठीक है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। खेल खेल में वर्ण रचना उनको करवाना, यानी बच्चों को ऐसे खेल खिलवाना, बहुत सारे खेल होते हैं जिससे कि वो वर्ण रचना भी सीख जाएं। ऐसे कई प्रकार के खेल हम बच्चों को खिला सकते हैं। आपको पता है कि आजकल एजुकेशन में हाँ लहर कक्ष पहले चला था, इसके बाद में CCE चला था, इनमें सब में क्या होता था, केवल यही सिस्टम था, बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देनी है, यही विशेष काम इसमें होता था। ऐसे मतलब पढ़ाई के बहुत सारे खेल होते थे जिसमें हम उनको सिखाते थे। तो खेल खेल में वर्ण रचना उनको करवाई जाती है। इसके अलावा चित्र दिखा करके वर्ण की जानकारी दी जाती है। जैसे मान लो कोई भी चित्र हम दिखाना चाहते हैं, जैसे आप जो वर्ण सिखाना चाहते हैं उसी वर्ण का चित्र आप दिखाइए, बच्चा फटाफट सीख जाएगा। आपको पता है कि हिंदी की जो बाल पोथी आती है उसमें क्या है, उसमें बच्चों के सामने चित्र दिए होते हैं और चित्र के हिसाब से ही वो उनको सिखाया जाता है। जैसे मान लो कि ये चित्र है आम का है, मान लो कि ये आम का चित्र हो गया। अब बच्चों को हम सिखाएंगे कि भाई ये आम है, तो आपको आ से आम वाला सिखाना होगा,
यानी आप चित्र दिखा करके वर्ण सिखाएंगे। तो ये आपका चित्र हो गया और चित्र दिखा करके आपने वर्ण सिखा दिया बच्चों को। ऐसे ही आप केले का चित्र बना दीजिए, ठीक है, ऐसे ही आपने केले का चित्र बना दिया तो केले के हिसाब से आप बच्चों को सिखा देंगे। तो ऐसे ही आप केले का चित्र दिखा करके फिर आपको क से कबूतर वाला या फिर क से केला आप सिखा सकते हैं। तो ऐसे करके आप ऐसे करके आप और भी वर्ण बहुत सारे सिखा सकते हैं। जैसे आप कबूतर का चित्र बना दीजिए, फिर क से कबूतर वाला आप उनको बता दीजिए, ठीक है। ख से आप खरगोश वाला दिखाइए तो खरगोश का चित्र बताइए और जो है वर्ण आपका उससे आपको जोड़ के बताना है उनको। तो कहने का मतलब है चित्र दिखा करके या चित्र बना करके वर्ण उनको सिखाए जाते हैं, वर्णों की जानकारी दी जाती है। तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, उनको इंटरेस्ट आता है। हमने कहा कि बच्चों ये क्या है, हमने मोर का चित्र बताया, ठीक है, तो हम मोर के चित्र दिखा करके उनको म सिखा सकते हैं। या फिर हमने कहा कि मछली का चित्र बताया तो म से मछली सिखा सकते हैं। हमने कबूतर का चित्र बताया, क से कबूतर सिखा सकते हैं। हमने आम का चित्र बताया तो आम आ सिखा सकते हैं। अनार बताया तो ए सिखा सकते हैं। ऐसे हम उनको सिखा सकते हैं। ये है चित्र विधि, ठीक है। और चित्र विधि का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है छोटे बच्चों को सिखाने के लिए। आपको पता है जो चार्ट आते हैं, सभी चीज़ों के चार्ट आजकल मिल जाते हैं, तो उसमें इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ विधि है ये आपकी लेखन के अंदर, ठीक है ना। और आप बाल पोथी देख सकते हैं, बाल पोथी में भी सब कुछ यही दिया होता है, चित्र दिए होते हैं बिल्कुल रंगीन अच्छे अच्छे, तो बच्चे उनको देख करके फटाफट सीख जाते हैं। अगली विधि है संशोधन विधि। दोस्तों संशोधन विधि में क्या होता है, जैसे कोई भी आपने लिखवाया बच्चों से, कुछ भी काम दिया है तो उसमें आप देखेंगे उन्होंने जो लिखा है उसको संशोधन करना होता है। उसमें जो भी मिस्टेक्स रहती हैं उनको आपको बताना होता है सर्किल करके, और उनको फिर आपको संशोधन करके भी बताना होता है। इसके बाद में लास्ट विधि है आपकी पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि। पेस्टोलॉजी की है रचनात्मक विधि। पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि में होता क्या है, अक्षरों के टुकड़ों से आपको अक्षर बनाना सिखाया जाता है। यानी इसमें जो भी अक्षर होते हैं उन अक्षरों के हमारे सामने बहुत सारे टुकड़े बने हुए होते हैं। उन टुकड़ों की सहायता से हम अक्षर बनाना सिखाते हैं। जैसे मान लो कि हमारे सामने ये है क से कबूतर वाला। अब इस वर्ण के टुकड़े हमारे सामने पड़े हुए, जैसे ये है, ठीक है, एक हमारे सामने ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, एक हमारे सामने ऐसे पड़ा हुआ है, एक हमारे सामने ऐसे पड़ा हुआ है। अब इन सबको आपस में मिला दीजिए तो आपका क से कबूतर वाला बन जाएगा। यानी वर्णों के टुकड़े हुए रहते हैं, उनको आपको जोड़ना होता है और जोड़ते ही वो वर्ण आपके सामने बन करके तैयार हो जाता है। ऐसे बहुत सारे आप बना सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, या फिर आजकल तो बने बनाए भी मिल जाते हैं बाजार के अंदर, ठीक है। जैसे मान लो अ सिखाना है आपको, तो ए के आपके दो चूल्हे बने रहते हैं, एक आपका ऐसा रहता है, एक ऐसा रहता है, एक ऐसा रहता है। इन सबको मिलाओगे आप तो अ से अनार वाला बनकर तैयार हो जाएगा। तो कुल मिला के पेस्टोलॉजी की रचनात्मक जो विधि है उसके अंदर अक्षरों के टुकड़ों से अक्षर बनाना सिखाया जाता है। तो दोस्तों आज की हमारी ये पूरी लेखन कौशल की विधियाँ हो जाती हैं। एक एक विधि को हमने अच्छे से समझाने की कोशिश की है और आशा करते हैं आपने अच्छे से समझ भी लिया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट और शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। और अंत में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि यदि आप सब कुछ जानना पढ़ना चाहते हैं, PDF नोट्स भी चाहते हैं साथ में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। जिसको भी PDF नोट चाहिए हमारे जो नंबर स्क्रीन पर आपको शो हो रहे हैं उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए ये हमारा वीडियो अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। आपने अच्छे से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको अच्छे से तैयारी करें, आपका शिक्षक बनने का सपना जरूर पूरा होगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपको संस्कृत शिक्षण विधियाँ हम स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखें। संस्कृत शिक्षण विधियाँ बहुत मोस्ट हैं अब जो भी आने वाले टॉपिक हैं, क्योंकि वहाँ से हर टॉपिक से आपका प्रश्न जरूर बनेगा। सारे प्रश्न इसमें हम आपको शामिल करेंगे जो पहले आ चुके हैं, उनको भी आपको यहाँ पर अच्छे से बताएंगे। तो ये दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अच्छे से इसको पढ़ते रहें, अच्छे से सुने, अच्छे से देखें, इसको क्लियर करें। कोई दिक्कत रहती है तो हमें कमेंट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।